रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, हम लोगों ने क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 यूनिट 12 हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम है वेव्स। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम लोग एक्चुअल में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव क्यों स्टडी की जाती है? देखो बच्चों, मैंने अगर किसी वेव को डिस्क्राइब करना हो या उसको मेजर करना हो, ठीक हो गया, तो हम लोग एक्चुअल में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को फिर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है तो हमारे पास दो किस्म के आते हैं। एक, जब हम लोगों ने अगर वेव के मोशन को स्टडी करना है कि वेव जो है तो वो प्रोड्यूस कैसे हो रही है, तो उससे रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और एक, हमारे पास मीडियम से रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो आज के जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हमारे पास वेव की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और ये सारी चीजें हम वन बाय वन इसमें स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीजें आसानी से समझ आएंगी। तो सबसे पहले हम बच्चों बात करते हैं, हमारे पास पहला पॉइंट है जी वेवलेंथ। वेव लेंथ, ठीक हो गया। अब वेवलेंथ क्या है, हम वन बाय वन इस चीज को समझेंगे। वेवलेंथ के बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद नेक्स्ट। तो वेवलेंथ हम कहते हैं कि हमारे पास के डिस्टेंस बिटवीन, हम इसको डिफाइन करते हैं बच्चों कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। ठीक हो गया। मतलब कि बच्चों मेरे पास ये क्या है, लेट्स सपोज ये एक वेव है, ठीक हो गया। और चलिए मैं इसको आगे तक एक्सटेंड कर देता हूं, लाइक ये मेरे पास वेव है, ठीक हो गया। अब हमारे पास बच्चों ये जो वेव का ये वाला अपर पोर्शन होता है ना, ये वाला, जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया बच्चों, इसको क्या कहते हैं, इसको क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ठीक हो गया। और नीचे वाला जो हमारे पास रीजन आ गया, ये वाला, ये वाला, इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। TROUGH, TROUGH। ठीक है, ये मेरे पास अपर रीजन जो होता है वेव का, इसको हम लोग बच्चों क्रस्ट कहते हैं। जो लोअर रीजन होता है इसको हम लोग ट्रफ कहते हैं। ठीक है, अब वेव लेंथ क्या होती है बच्चों, मेरे पास एक वेव के अंदर का ये जो हमारे पास एक क्रस्ट का मैक्सिमम पॉइंट और ये दूसरे क्रस्ट का मैक्सिमम पॉइंट, इनके दरमियान का ये जो डिस्टेंस होता है बच्चों, इसको हम लोग एक्चुअल में बच्चों क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव लेंथ कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेमडा से। ठीक है, तो वेव लेंथ मेरे पास क्या हुई कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। मतलब कि कंसेक्यूटिव का मतलब कि पहला क्रस्ट है तो इसके बाद जो दूसरा क्रस्ट आएगा। ट्रफ मतलब ये एक ट्रफ है, इसके बाद जो दूसरा ट्रफ ये वाला, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा बच्चों, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? वेवलेंथ कहलाएगा। ठीक है, तो वेवलेंथ एक्चुअल में हमारे पास क्या है कि दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ और क्रस्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वेव लेंथ कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग बच्चों मीटर में मेजर करते हैं। इसका जो यूनिट होता है, यूनिट, वो नॉर्मल जो ऐसा यूनिट होगा तो वो जाहिर बात है लेंथ है ना, तो मीटर ही होगा। ठीक है, फिर नैनोमीटर और डिफरेंट फिर लोअर मीटर्स के ऊपर फिर बात जाती है, वो डिपेंड करता है कि वेवलेंथ कितनी है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या थी, वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हमारे पास इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, वो हमारे पास आता है वेव फ्रंट। क्या आता है? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, अब इसको समझे। अब इसमें जो है तो एक्चुअल में हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। ठीक हो गया, इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब हमारे पास एक्सप्लेनेशन क्या है कि हमारे पास हाइजेंस प्रिंसिपल एक रूल है हमारे पास हाइजेंस का। एक साइंटिस्ट है हाइजेन, उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दी थी कि हमारे पास जो सन है ना, सन, यहाँ पे मेरे पास लेट्स सपोज सन है, सन से और यहाँ पे मेरे पास अर्थ आ गई। ठीक हो गया। अब उसने बताया
कि एक्चुअल में ये जो सन से जो लाइट वेव्स आती है ये एक्चुअल में इस तरह सर्कुलर पाथ में मूव करके आगे की तरफ बढ़ती हैं, यूं सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही होती हैं आगे की तरफ, ठीक है, लाइक यूं, ठीक है। अब जैसे कि उसने एग्जाम्पल के तौर पे क्या बताया था कि आप एक स्टेशनरी वाटर ले लो और उसके अंदर आप किसी चीज को ड्रॉप कर दो, तो ड्रॉप करने से उसके अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट होगी, जैसे डिस्टरबेंस क्रिएट होगी तो उसके अराउंड इस तरह सर्कल्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो सर्कल्स जो हैं तो वो क्रस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। उभरा हुआ रीजन जो होता है जो हमें सर्कल नजर आते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे वाटर का क्रस्ट बन रहा होता है, इस जगह पे ट्रफ बन रहा होता है, ठीक है, तो वाटर अंदर की तरफ गया होता है, फिर यहाँ पे अगेन क्रस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ, तो वो क्रस्ट जो है तो वो हमें उभरे हुए ऊपर के रीजन में नजर आते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जी हमारे पास यहाँ पे सर्कल्स क्रिएट हो रहे हैं। सही हो गया। तो यहाँ पे ये जो एक हमारे पास ये जो होगा ना, इसको हम लोग बच्चों एक्चुअल में क्या कहेंगे, वेव फ्रंट कहेंगे। इसको क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं, ठीक है। ये जो एक सर्कल होगा, आप लाइट को सर्कल्स कंसीडर कर ले और इसको हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं, ठीक हो गया। दोबारा देख लें कि हाइजेंस का प्रिंसिपल हमें क्या एक्सप्लेन करता है कि उसने बताया कि सन से जो अर्थ तक लाइट ट्रेवल करके आती है, तो हम लोग तो नॉर्मली क्या कहते हैं जी कि ये हमारे पास सन है और सन से यहाँ पे अर्थ है और यहाँ से यूं लाइट आ गई, बट ये एक्चुअल में स्ट्रेट नहीं आती। उसने बताया कि ये एक्चुअल में सन से सर्कुलर पाथ में ये मूव करती हुई आगे की तरफ बढ़ती है, और इस सन से ये इवन कि ये लाइट हर एक डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, ठीक हो गया। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सन ने सारी की सारी लाइट जो है तो वो अर्थ के ऊपर ही सीधी सीधी भेज दी है और किसी तरफ लाइट नहीं जा रही, नहीं, हर एक रीजन की तरफ जो है तो सन से लाइट ट्रेवल कर रही होती है, तो जो कि एक्चुअल में सर्कुलर पाथ में यूं आगे बढ़ रही होती है, और इस एक जो ये हमारे पास सर्कल है ना, इसको वेव फ्रंट कहा जाता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या था, वेव फ्रंट के कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको आपने इसी तरह सेम एज इट इज जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसी को आपने उधर पेपर के अंदर अगर इस तरह की से हवाले से कोई चीज आ जाती है तो आपने इसको लिख देना होता है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेव के अंदर डिस्प्लेसमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये फर्स्ट था, ये सेकंड आ गया। अब थर्ड बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट, अब देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या है इस चीज को समझो। डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करते हैं कि द सेपरेशन बिटवीन हम लिखते हैं कि दी सेपरेशन बिटवीन मीन पोजीशन एंड मीन पोजीशन, मतलब कि हमारे पास ये देखो, मीन पोजीशन कहते हैं सेंटर पॉइंट को, ये हमारे पास बच्चों एक्चुअल में मीन पोजीशन कहलाती है। अब इस मीन पोजीशन से ये लाइट ना दो तरफ मूव करती है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करती है, ठीक है। तो अब ये जब ऊपर की तरफ जा रही है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में सेपरेट हो रही है अपनी मेन पोजीशन से, और ये अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगी, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी। उसके बाद वापस ये मीन पे आके फिर नीचे की तरफ जब आ रही है तो ये मतलब नीचे की तरफ अपना सेपरेशन को शो कर रही है, ठीक है। तो इसको फिर हम लिखते हैं कि द सेपरेशन बिटवीन मीन पोजीशन एंड आइदर साइड मतलब कि अपवर्ड साइड भी हो सकती है, राइट साइड भी हो सकती है, मतलब आइदर साइड एनी ऑन राइट और लेफ्ट, ऑन राइट और लेफ्ट। मतलब कि मेरे पास क्या है कि ये वेव का डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, देखो बच्चों, मेन पोजीशन पे है तो ये या ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ आएगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ आएगी। तो अब इसकी दो साइड्स बन गई है, एक राइट साइड बन गई है, एक लेफ्ट साइड बन गई है, ठीक है। राइट साइड हमेशा पॉजिटिव रीजन होता है और लेफ्ट साइड हमेशा जीरो के नेगेटिव रीजन होता है, ठीक हो गया। तो अब मेरे पास ये जो डिस्टेंस है ये वेव का क्या कहलाता है, इसको हम लोग
पॉजिटिव साइड कहते हैं, इसको क्रस्ट भी कहा जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी एट एनी पॉइंट हम बात कर रहे हैं। अब देखो डिस्प्लेसमेंट, अगर ये वेव इधर पहुंची है तो ये डिस्टेंस भी इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, इधर पहुंची है तो ये डिस्टेंस भी इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, अगर इस पॉइंट पे है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, और अगर इस पॉइंट पे है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। सेम इसी तरह इस साइड पे भी, अगर वो ये वेव यहाँ पे है तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, अगर वेव यहाँ पे है तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो मतलब कि दोनों साइड्स का जो डिस्टेंस है फ्रॉम मीन पोजीशन, अब वो मैक्सिमम इस पॉइंट पे भी आ सकता है, ये भी इसका डिस्प्लेसमेंट कहला सकता है, ये भी इसका भी डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक हो गया। तो मतलब कि दोनों साइड, लेफ्ट या राइट, किसी भी साइड के ऊपर जब वेव सेपरेट होके वो मूव करे तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती जाएगी। ठीक हो गया। तो इसको हम लोग एक्चुअल में वेव के अंदर डिस्प्लेसमेंट को इस तरह एक्सप्लेन करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास बात आती है एम्पलीट्यूड की। नंबर 4, एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट पे जो है ना, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है। देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने क्या कहा कि वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, एनी पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये मैक्सिमम भी हो सकता है, ये वाला भी और ये वाला भी। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके पास इसका क्या कहलाते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहलाते हैं। बट एम्पलीट्यूड को हम डिफाइन करते हैं कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जो वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। अब ये बच्चों मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये भी नहीं है। मतलब कि अगर मैं वेव को कंसीडर करूं तो यहां पे मैं डिफरेंट पॉइंट्स ले लूं। लेट्स सपोज ये मेरे पास जीरो ओरिजिन है, एक पॉइंट ये आ गया, एक ये आ गया, और एक ये आ गया, एक ये आ गया। ठीक है, इसी तरह यहां पे ये आ गया, यहां पे ये आ गया। ठीक है, अब ये सारे के सारे जो पॉइंट्स मेरे पास नजर आ रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट आ गया मीन पोजीशन से, ये वाला पॉइंट आ गया, और ये मेरे पास मैक्सिमम पॉइंट आ गया। ठीक है, फिर ये वाला पॉइंट आ गया, फिर ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, अब इसमें ये बाकी सारे जो पॉइंट है ना, इस सेंटर वाले को छोड़ के, ये सारे के सारे हमारे पास एम्पलीट्यूड कंसिडर नहीं होंगे, क्योंकि एम्पलीट्यूड को हमने डिफाइन किया कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये वाला पॉइंट है। तो ये एक्चुअल में हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसका एम्पलीट्यूड। ठीक हो गया। बाकी कोई भी पॉइंट इसका एम्पलीट्यूड नहीं कंसीडर होगा, क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम नहीं है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वहां पे नहीं कवर हो रही। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कवर हो रही है, जहां से फिर वो वापस नीचे की तरफ मूव कर रहा है। सेम इसी तरह इस पॉइंट पे हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है, ये एक्चुअल में हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम मेन पोजीशन। तो यही एक्चुअल में हमारे पास क्या कहलाएगा, ये पॉइंट इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा कि एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट आप किसी भी पॉइंट पे, अब इस पॉइंट पे आप डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर सकते हो, यहां पे भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, ये भी और ये भी। बट एम्पलीट्यूड आप इन पॉइंट्स को नहीं ले सकते। एम्पलीट्यूड के लिए सिर्फ और सिर्फ आप इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट को ही कंसिडर करते हो। तो ये मेरे पास क्या है, इसका एम्पलीट्यूड आ गया। ठीक हो गया। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, या एक्स नॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको एम्पलीट्यूड को हम ए कहते हैं, और ये एक्चुअल में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की टर्म में हम इसको एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। सो एक्स नॉट विल रिप्रेजेंट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, और वही एक्चुअल में हमारे पास एम्पलीट्यूड भी है। तो इसीलिए हमने एम्पलीट्यूड को क्या किया, एक्स नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है बच्चों? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। अब देखो बच्चों, टाइम पीरियड को हम डिफाइन करते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन क्रस्ट एंड ट्रफ। मतलब कि हमारे पास एक वेव को, मेरे पास ये वेव है, ये उसका पाथ है, उसमें ये मेरे पास वेव यहां से मूव करके जा रही है, ये और ये। ठीक है, अब इसने क्या किया,
हमारे पास एक क्रस्ट बनाया और एक ट्रफ बनाया, ठीक है, एक क्रस्ट बनाया और एक ट्रफ। तो अब इस क्रस्ट और ट्रफ को बनाने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा इसको, मतलब लेट सपोज इसने एक क्रस्ट और ट्रफ बनाने में 2 सेकंड लिए या 3 सेकंड लिए, तो वो 3 सेकंड में इसने एक क्रस्ट और ट्रफ को कंप्लीट किया, तो वो 3 सेकंड इसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। लेट सपोज ये 0.5 सेकंड में बना रहा है, तो वो 0.5 सेकंड इसका टाइम पीरियड कहलाएगा। इसीलिए हम इसको डिफाइन करते हैं कि द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन क्रस्ट और एंड ट्रफ, वन क्रस्ट एंड ट्रफ, ठीक हो गया। तो एक कंप्लीट वेव, इसको एक कंप्लीट वेव भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक कंप्लीट वेव बनाने में जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो वो टाइम एक्चुअल में हमारे पास क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक हो गया। अच्छा, इसको एक साइकिल भी बोला जाता है, ठीक हो गया। हम इसको यूं भी डिफाइन करते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, साइकिल क्या है, मतलब यहां से एक क्रस्ट और एक ट्रफ, ये जो एक वेव बनाती है, तो एक्चुअल में वो अपना एक साइकिल कंप्लीट करती है, ठीक हो गया। तो इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उसको जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, उस टाइम को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। अब वेव है तो जाहिर बात है इसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि द नंबर ऑफ वेव्स, द नंबर ऑफ वेव्स कह दें या द नंबर ऑफ साइकिल्स कह दें, ठीक हो गया। द नंबर ऑफ, अच्छा जी, द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, एक सेकंड के अंदर एक वेव अपनी कितनी साइकिल्स को कंप्लीट करती है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ठीक है। अब एक सेकंड में लेट सपोज कि ये वेव मेरे पास, ये वाली वेव मेरे पास एक साइकिल और 2 साइकिल कंप्लीट कर रही है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 हर्ट्ज कहलाएगी। इसका जो यूनिट होता है, यूनिट, उसको हम हर्ट्ज कहते हैं और एच, टी और जेड से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, वो 2 हर्ट्ज की है, ठीक हो गया। एच जेड से हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। टी को यहां से रिमूव कर दें, सॉरी, एच जेड से हम इसको प्रूव कर लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखें इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज। लेट सपोज एक सेकंड में इसने 2 साइकिल्स कंप्लीट की। अब एक सेकंड में अगर ये 50 साइकिल्स कंप्लीट करता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज कहलाएगी, ठीक हो गया। मतलब 50 टाइम्स ये इस तरह क्रॉस ट्रफ बना रहा है, फिर क्रॉस ट्रफ, फिर क्रॉस ट्रफ, फिर आगे बढ़ते जाए, ठीक है। तो जितनी साइकिल्स ये कंप्लीट करेगा 1 सेकंड के अंदर, तो वो इसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ठीक हो गया। अब यहां पे हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आता है, ठीक है। अब आपने देखना है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान का रिलेशन क्या है, हम उसको लिखते कैसे हैं। तो सिंपल, आपको पता हो कि हमारे पास जो इनका रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अब इनका रिलेशन होता है कि हमारे पास, चूंकि हम डिफाइन कैसे कर रहे थे कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, तो टाइम पीरियड क्या होता है कि 1 सेकंड के अंदर कितने साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, टी इक्वल्स टू 1/f, हम इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक हो गया। तो आपके पास इसका जो फार्मूला बनता है T इक्वल्स टू 1/f बनता है, सही हो गया। तो हमारे पास टाइम पीरियड के टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, तो T इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। एक्चुअल में अगर आप इसका जनरल फार्मूला लिखें तो वो यूं होता है, T इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय f होता है, ठीक हो गया। n हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल्स को, नंबर ऑफ उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब सिंपली सी बात है कि आप, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट सारा समझ आया होगा। आसान सी चीजें हैं,
इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इनके बिहेवियर ऑफ वेव्स इन डिफरेंट मीडियम्स, ठीक हो गया, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हैं और इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स आगे आने वाले हैं। ये जो कि आपको समझना इसलिए जरूरी है कि ये बेसिक चीजें हैं जो कि हम बार बार हम इसमें डिस्कस करते रहेंगे। आप इवन के एमसीक्यूज के अंदर इनको लिखते हो तो ये सारी की सारी चीजें बार बार रिपीट होती रहती हैं। अभी पढ़ रहे हैं, आगे जूनियर सीनियर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो ये चीजें दोबारा रिपीट होंगी, ठीक हो गया। तो आपको अभी से ये चीजें समझ आना जरूरी है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।